आइरिस पीओवी जोन डी के एंट्रेंस पर लगी कैमरा अचानक एक्टिवेट हुई। स्क्रीन पर एक्सटर्नल विजिटर का सिग्नल ब्लिंक किया और मेरी आंखें अपने आप उस लाइट पर टिक गईं। बेक सियोल मॉनिटर के सामने खड़ी थी। जैसे ही उसने कैप्टन के अराइवल की अनाउंसमेंट की, आसपास का माहौल बदल गया। लोग जो अभी तक बेचैन थे अचानक बाहर की ओर भागने लगे। सबको डर था कि कहीं वह इंटरेस्ट खोकर वापस ना आए, लेकिन वह आया था। मैं आया था। कुछ ही देर में एक लग्जरी कार गेट के सामने रुकी। इस इलाके में ऐसी कार शायद ही कभी दिखती थी। जैसे ही मैंने डोर खोला और बाहर उतरा, किसी ने ग्रीटिंग नहीं दी। शायद मेरी फेस देख ली थी। मेरे एक्सप्रेशन में कुछ भी नॉर्मल नहीं था। स्ट्रेचर लाओ अभी। मेरी आवाज खुद मुझे अनफेमिलियर लगी, ड्राई, अर्जेंट। जब लोग पास आए तब पैसेंजर सीट पर बैठे ओल्ड मैन पर उनकी नजर गई और फिर बैक सीट पर। वहां कोई लेटा हुआ था, पूरी तरह मोशनलेस। बैक्सवेल ने एक कदम आगे बढ़ाया और जैसे ही उसने उस फेस को पहचाना, उसका चेहरा सख्त हो गया। ये सब क्या है? तुम कोई कॉप्स उठा लाए हो? और ये बूढ़ा कौन है? उसके वर्ड्स अब भी हवा में ही थे कि बैक सीट से एक शैलो ग्रोन निकली। आंखें बंद थीं, लेकिन आवाज साफ थी। बैक्सवेल पीछे हट गई। या जिंदा है? गैंगसन भी फ्रीज हो गया। हम सब ने मान लिया था कि किम हायुन मर चुका है। किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था कि वह इस हाल में सामने आएगा। जांगचन और गिल्सू ने बिना कुछ पूछे उसे स्ट्रेचर पर शिफ्ट किया। उस वक्त मुझे समझ आया कि बाइकसियोल ने उसे कॉर्प्स क्यों समझ लिया था। उसका फेस अस्वाभाविक रूप से पेल था। एब्डोमेन पर बैंडेज थी, लेकिन उसके नीचे से ब्लड सीप कर रहा था। हम उसे लैब में ले गए। बेड पर लिटाया गया। मैंने इंस्ट्रक्शंस दी। मेडिसिन, सर्जिकल थ्रेड, नीडल्स, जो भी अवेलेबल था सब लाया गया। ओल्ड मैन ने सब कुछ देखा। उसकी आंखें संकरी हो गईं। वह काफी देर तक चुप रहा। अगर कुछ और चाहिए तो बताइए, मैं लेकर आ जाऊंगा। उसने मेडिसिन उठाई और लेबल्स देखने लगा। बार बार पास लाता, फिर दूर करता, जैसे वर्ड साफ ना दिख रहे हों। बैक्सवेल ने मेरी आर्म खींची। ये देख भी सकता है? फिर उसने ओल्ड मैन के सामने हाथ हिलाया। ओल्ड मैन, ये दिख रहा है? कितनी फिंगर्स है? सुन सकते हो? गैंगसन ने साइड से बोल दिया। कैप्टन, आप उसे यहां क्यों लाए? डिस्ट्रिक्ट ए ले जाना चाहिए था। मैं भी यही सोच रहा था। वहां फैसिलिटीज थी, डॉक्टर्स थे, लेकिन किम हायुन ने मना कर दिया था। होश खोने से पहले उसने साफ कहा था, क्वॉन सोयंग को मत बताना, उसे यहां लाना। और इस बूढ़े को भी। यह बात कि वह क्वॉन सोयंग पर भी भरोसा नहीं कर रहा था, अनसेटलिंग थी। ओल्ड मैन ने पेन और पेपर लिया। उसका हैंड कांप रहा था। राइटिंग मेसी थी। ट्रस्ट और कम हो गया। उसने पेपर मुझे दिया। अभी अवेलेबल चीजों से इमरजेंसी ट्रीटमेंट करूंगा। अगर यह मिल जाए तो बेहतर होगा। जोन डी में पढ़ना भी हर किसी को नहीं आता। पेपर मुझे ही लेना पड़ा। मैंने बेड पर पड़े किम हायुन को देखा। वही आदमी जिसने मुझसे मजाक में पूछा था कि क्या मैं एंजल हूं, अब ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। मैं हिला नहीं। ओल्ड मैन ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में इंपेशेंस थी। क्या मैं दिन भर यहीं खड़ा रहूंगा? होश में आया, पेपर लिया और बाहर निकल गया। जोन डी से निकलते ही मैंने स्पीड मैक्सिमम कर दी। एरिया सी ही एक जगह थी जहां ये सारी मेडिसिन मिल सकती थी। एनवायरनमेंट चाहे जितना खराब हो, वहां हर तरह का ड्रग सीक्रेटली ट्रेड होता था। कॉस्ट ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा, लेकिन अभी प्रायोरिटी क्लियर थी। किम हायुन को जिंदा रहना होगा। पैसे बाद में उससे वसूल कर लूंगा अगर वह बचा। किम सियोनोस पीओवी, बेड से बंधा हुआ एक आदमी, ब्लड से सोक्ड। उसके बॉडी का शायद ही कोई हिस्सा बचा हो जिस पर इंजरी ना हो। टॉर्चर के बाद उसने सुइसाइड की कोशिश की थी। टंग बाइट करके, स्किन पीली, बॉडी एमेसिएटेड। कोई नहीं जानता था वह कहां से आया। क्या सच में इतनी दूर जाना जरूरी है? मेरे वर्ड्स के जवाब में किम दो चोल ने स्मर्क किया। क्यों? तुम भी किम हायुन को ढूंढना चाहते हो, है ना? उसकी आवाज में प्रोबिंग थी। लेक के पास सर्च पार्टी के पास एक आदमी आया था। उसने पूछा था कि जो आदमी वे ढूंढ रहे हैं, क्या वह इस इलाके का नहीं हो सकता? डिस्क्रिप्शन साफ था। वुंडेड, बैडली इंजर्ड, किम हायुन। उस आदमी ने नेगोशिएशन की बात की थी। मीटिंग पॉइंट डिसाइड करने को कहा था। जब खबर किम दोचोल तक पहुंची, वह पैनिक करने लगा। सबको लगा था किम हायुन मर चुका है। उसने भी यही माना था। अगर वह जिंदा निकला, सब प्लान्स खत्म। थ्रेट्स थी।
पर्सुएशन की। आदमी नहीं बोला, लेक के पास रूइंड विलेज के अलावा कुछ नहीं था। सर्च किया, कुछ नहीं मिला। आखिर में उसने टंग बाइट कर ली। हॉस्पिटल लाया गया। डॉक्टर ने कहा कुछ समय तक बोल नहीं पाएगा। हाइब्रिड का क्या, वह हर दिन बाहर जा रहा है। करंट लोकेशन, रेजिडेंस वापस आ चुका है, कोई एक्स्ट्रा मूवमेंट नहीं। व्हीकल को रियल टाइम ट्रैक करो, कुछ भी और दिखे तुरंत रिपोर्ट। यस। किम दो चोल ने मेरी शोल्डर पकड़ी। प्रोस्थेटिक आई थी, लेकिन उसकी मूवमेंट नेचुरल नहीं थी। वो जानता था कमिटी में जब मैं जाऊंगा ये पोजीशन कौन लेगा? तुम, और कोई नहीं। बचपन में तुम मेरे पीछे ज्यादा चलते थे, किम हा यून से भी ज्यादा। शायद तुम्हें पता था कि ऐसा होगा। मैंने फेंट स्माइल दी। उसने मेरी शोल्डर थपथपाई। अच्छा करेंगे। उसके जाने के बाद मैंने ग्लास के उस पार पड़े आदमी को देखा। एक सोल्जर ऑर्डर से जीता है, ऑर्डर से मरता है। और आज मैंने लाइक किया था, आयर की लोकेशन रियल टाइम में ट्रैक हो रही थी। आज वह जोन डी गया था, ड्रोन भेज सकता था, लेकिन किम दो चोल तक खबर पहुंच जाती। रिकॉर्ड्स बदल दिए, रेजिडेंस दिखाया। मैं नहीं जानता मैं उसे कितनी देर प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। बस यही उम्मीद थी कि आयर उसे ढूंढ ले और वह अभी जिंदा हो। दरवाजा खुला। क्वान सोयंग अंदर आई। किम दो चोल इतना एरेटिक क्यों हो रहा है? पता है, उसकी हंसी हल्की थी। वाइस चेयरमैन से मिला हुआ है, सक्सेसर बनने का सपना देख रहा है। ट्रस्टवर्दी लोगों की बात माननी चाहिए। क्या सच में लगता है वह बूढ़ा अपनी सीट छोड़ देगा? मैं चुप रहा। वह आज फिर किम हा यून को ढूंढने गया। मुझे नहीं पता, हम ऐसे ही रहेंगे। वह जानती थी ट्रैकिंग हो रही है। क्या आज उसे मिला? नहीं पता, मत पूछो। अगर मिला तो कहां ले जाएगा? मैंने सोचा। पहले आंसर क्लियर था, अब नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक वह उसके साथ है वह इनविंसिबल है। मतलब? उसने फिंगर्स जोड़कर फिर फैलाई। एक्सप्लोजन। वीडियो मैंने भी देखा था। तुम मानते हो कि उसमें वो पावर है? मेरे जवाब से तुम्हारा डिसीजन बदलेगा? नहीं, मेरा चॉइस शुरू से वही था। उसने मेरी शोल्डर थपथपाई। वह भी वेट कर रही थी किम हा यून के लिए। आइरिस पीओवी। गिल्सू की नजर उस ओल्ड मैन पर टिकी हुई थी। उसकी आंखों में रिस्पेक्ट साफ दिख रहा था। शुरू में उसे भी लगा था कि यह आदमी शायद ठीक से चल भी नहीं पाएगा, लेकिन किम हा यून के वूंड पर सुटरिंग करते समय उसके हाथों में जरा सी भी हेजिटेशन नहीं थी। मैंने भी ऐसा स्किलफुल काम पहले कभी नहीं देखा था। नीडल उसकी उंगलियों के बीच ऐसे चल रही थी जैसे यह सब उसकी बॉडी की मेमोरी हो। मेडिसिन के बारे में उसका ज्ञान और भी चौंकाने वाला था। ड्रग्स, डोसेस, रिएक्शंस, सब कुछ। ऐसा प्रेशियस आदमी आखिर हमें कहां से मिला था? गिल्सू थोड़ा और पास खिसक आया। एल्डर, अगर जाने के लिए कोई जगह नहीं है तो यहीं रह जाइए। हम आपको बहुत अच्छे से रखेंगे। जब आप मरेंगे तो धूप वाली जगह पर ग्रेव भी बना देंगे। बैक्सोल ने उसे लात मारी। बोली कि एल्डर से ऐसे बात मत करो। गिल्सू ने तुरंत पलटकर कहा कि जैसे जन्म की जगह इंपॉर्टेंट होती है, वैसे ही दफन होने की जगह भी होती है। ओल्ड मैन ने ऑफर ठुकरा दी। बोला कि जरूरत की वजह से यहां आया है, लेकिन उसके पास फैमिली है जिनकी जिम्मेदारी उसी पर है। एल्डर, आप कहां से हैं? अगर ठीक लगे तो यहीं रहिए। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी है, पानी है, जगह भी बहुत है। आपकी फैमिली भी आराम से रह सकती है। इस बार बाइक सियोल की नजर सख्त हो गई। उसने कहा कि लीडर से पूछे बिना ऐसे फैसले कैसे कर सकता है? ऊपर से जोन डी में बिजली आने की अफवाह फैल चुकी थी और अब हर कोई यहां आना चाहता था। ओल्ड मैन के चेहरे पर कोई खास रिएक्शन नहीं था। गिल्सू ने होंठ चाटे। अफसोस साफ था। उसी वक्त मैं ऊपर से नीचे आया। मेडिसिन लाने के बाद से मैं लगातार किम हायून के पास ही था। बेसिन में गर्म पानी रखकर उसके बॉडी को पोंछना, फीवर चेक करना, बस यही कर रहा था। गिल्सू ने ठुड्डी रगड़ी। सच में ये दोनों इन्वॉल्व्ड हैं? मैंने कहा था ना। किसी ने कहा यह सिर्फ प्यार में ही पॉसिबल है। बकवास मत करो, दूसरा बोला। किम हा यून हमारे लिए जरूरी है। लीडर होने के नाते उसका मरना लॉस है। सच में? बहस चलती रही। किसी के पास क्लियर जवाब नहीं था। मैं ओल्ड मैन के पास गया और पूछा कि क्या वह कुछ दिन और रुक सकते हैं। रिवॉर्ड की बात भी की। वह काफी देर तक सोचता रहा। 2 दिन काफी होंगे। अगर तुम्हें सच में चिंता है तो मैं किसी को भेज दूंगा जो मेरी फैमिली की खैरियत देख ले। आखिरकार उसने हामी भर दी। बोला, कुछ भी हो,
तो बुला लेना। फिर वह अलग तैयार किए गए स्लीपिंग क्वार्टर्स में चला गया। उसके जाते ही मैंने जगमगाते रिसर्च लैब को देखा। उसी पल जांगचौन और गिलसू बोले, डिस्ट्रिक्ट ए के लोग जाने से पहले सब ठीक कर गए, पावर प्लांट, लैब की वायरिंग, सब। मुझे हैरानी हुई, उन्होंने वादा निभाया था। फिर भी मेरे अंदर बेचैनी बनी रही। किम हा यून के बिना इतनी जल्दी क्यों आए? फिक्र मत करो, गिलसू बोला। हमने पूरे वक्त उन पर नजर रखी। मैंने हल्की मुस्कान दी। ऐसा है, पूरी तरह शांत तो नहीं हुआ, लेकिन अभी मेरी प्रायोरिटी साफ थी, किम हा यून। बाकी इंटेंशंस को समझने में वक्त लगेगा। फीवर उतर चुका था। मैंने गीला कपड़ा एक तरफ रखा। सुबह के 5 बज रहे थे। थोड़ी देर में सूरज निकलेगा। कमरे में हल्की रोशनी फैल रही थी। मेरा दिमाग उलझा हुआ था। मेरी गैर मौजूदगी में डिस्ट्रिक्ट ए ने जनरेटर ठीक कर दिया था। फूड और सीड्स की बड़ी सप्लाई भी दी थी। खबर फैलते ही पुराने साथियों ने आना शुरू कर दिया था। जान पहचान की ऑर्गेनाइजेशंस भी पूछ रही थीं, क्या वे यहां रह सकती हैं? उन्होंने ली बोराम को भी ले लिया था, ली गारम की बहन। बॉम्ब और ड्रग्स के आरोप में निकाली गई थी। बोले, उसकी सेंटेंस पार्डन हो गई। यह भी अजीब था। एक्सपल्शन के बाद रीइंस्टेटमेंट आसान नहीं होती। आखिर हो क्या रहा था? ऑर्डर्स किसने दिए थे? हमारे पास कोई है जो हमारी मदद करेगा? मटियो के वर्ड्स दिमाग में गूंजे। क्या यही वह आदमी था? अगर ऐसा है तो क्या अब हमें किम हायून की जरूरत नहीं रही? तो फिर मैं उसे बचाने की इतनी कोशिश क्यों कर रहा हूं? बेड पर पड़े किम हायून को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह मर चुका हो। मेरे मुंह से अनजाने में साई निकल गई। वजन कम हो जाने से उसकी आंखें ढंसी हुई थीं। कोल्ड एक्सप्रेशन और भी शार्प लग रहा था। तभी उसने हल्की सी ग्रोन की। ब्राउ से कुड़ा। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलीं। होश में हो? मैंने पूछा। उसकी डार्क प्यूपल्स मेरी तरफ घूमी। ये रियल है, वह बुदबुदाया। ड्रीम नहीं था। वह मुस्कुरा रहा था। मैं हक्का बक्का रह गया। तुम मुस्कुरा सकते हो? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे ढूंढने आओगे। मैं तुम्हें ढूंढने आया हूं कैप्टन, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ। वरना मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम जिंदा रहते या मर जाते। मेरे वर्ड्स निकलते ही उसका चेहरा दर्द से मुड़ गया। ग्रोन, क्या सूचर्स में प्रॉब्लम? मेडिसिन? मेरे दिमाग में 1000 ख्याल। मैं उछल कर खड़ा हो गया। ठीक हो? कहां दर्द है? ओल्ड मैन को बुलाने ही वाला था कि उसने मेरी रिस्ट पकड़ ली। ग्रिप कम थी, जैसे बस पकड़े रहने की कोशिश कर रहा हो। लायर। हां, मैंने उसका हाथ झटक दिया और उसे बेड पर ठीक से लिटा दिया। पेशेंट था, ज्यादा जोर नहीं लगाया। चेयर पर बैठकर उसे घूरता रहा। मैं कैसा दिख रहा हूं? ऐसा जैसे 10 साल और बूढ़े हो गए हों। अफसोस, वह बोला। फेस ही तो मेरी पूंजी है। उसे पता था। मैंने ताना मारा तो उसने फिर हाथ बढ़ाया। यहां आओ। मैंने सिर हिलाया। उसकी आंखों में रिक्वेस्ट थी, जल्दी। आखिर मैं उठकर पास गया। उसने मेरी फिंगर टिप्स पकड़ ली। वे गर्म थीं, शायद बुखार की वजह से। मैंने हाथ नहीं खींचा, बस नीचे देखा। आई मिस्ड यू। मेरे कान अचानक गर्म हो गए। मैंने होंठ के अंदरूनी हिस्से को काटा और उसकी एब्डोमेन की तरफ देखा। वही सीन, उसका बॉडी पियर्स्ड, मेरे सामने फ्लैश हुआ, नाइटमेयर की तरह। तुम? मैंने कहा। थैंक यू। आई कांट हियर यू। मैंने कुर्सी खींचकर पास कर ली, ब्लैंकेट ठीक किया, हैंड के बैक से उसका फॉरहेड टच किया। ठंडा लग रहा है। वह मुस्कुराया। मरने से उठना इतना बुरा नहीं, वह बोला। अगर तुम ऐसे केयर करो, सो जाओ, तभी ठीक होगे। किसने कहा? एल्डर ने। उसने मेरा हाथ अपनी चेस्ट पर रख लिया। हेल्प मी स्लीप। एनर्जी जैसे खत्म हो गई हो। आंखें बंद कर लीं, फिर भी लिप्स के कोने ऊपर थे। क्या उसे अपनी हालत का अंदाजा है? चारों तरफ से टारगेट होने का, पोजीशन गिरने का। डर नहीं लगता। किससे? सबसे। वह समझदार है, जानता है, इसलिए यहां आया। वह कुछ देर हमड। ऊंचाई से गिरने पर ज्यादा दर्द होता है। अगर तुम मेरे साथ हो तो शायद इतना बुरा न लगे। सच बोल रहा था या ड्रग्स का असर, मैं नहीं जानता। मेरी बस यही इच्छा थी कि वह वापस अपनी जगह पहुंचे, कॉन्ट्रैक्ट से अलग। मैं उसे मिट्टी में घिसटते नहीं देखना चाहता था। ख्यालों में था
कि उसने मेरा हाथ खींच लिया, चीक से रगड़ा। मैंने अनदेखा किया। अब वह नोज भी मेरी हथेली में दबा रहा था। आई मिस्ड योर सेंट। मैंने हाथ झटके से खींच लिया। उसकी आंखें सिकुड़ी। मैं पेशेंट हूं, इतना भी नहीं। बकवास बंद करो और सो जाओ। मेरे पास लेटोगे? मैं बस पकड़ लूंगा। स्टिचेस खुलवाने का इरादा है? हाँ। उसने दर्द का नाटक किया। मैंने ब्लैंकेट उसके फेस तक खींच दी। सो जाओ। मैं उठा नहीं। फीवर फिर बढ़ सकता था। कुछ देर बाद ब्लैंकेट के नीचे से हल्की हंसी आई। इस हालात में भी वह इतना केयरफ्री कैसे हो सकता है, मैं नहीं समझ पाया। फिर भी थोड़ा सुकून मिला। शायद मुझे वही डीठ, चालाक हंसी याद आ रही थी।